हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि क्लास 11th का लेक्चर हम लोग का बेटा चल रहा था, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है इंडक्टिव इफेक्ट पर बात कर रहे थे, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट की बात किए थे। उसके बाद एसिडिक और बेसिक स्ट्रेन पर भी कुछ बातें हुई थी ना। अब हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की बात मतलब हमारी चल रही थी। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में हमने सबसे पहले बात किया था, इंडक्टिव इफेक्ट की बात किया था, ठीक है ना। अब जो है दूसरी बात जो हम करने जा रहे हैं, जो कि हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, एक बार थोड़ा सा 2 मिनट के लिए रिकॉलिंग हो जाए हमारी, कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो हमने बताया था आपको कि जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है, ये आपके जो है कितने प्रकार के होते हैं। ये आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला तो था इंडक्टिव इफेक्ट, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा था आपका हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन। तीसरा है आपका जो है, तीसरा है मेसोमेरिक इफेक्ट, इसी का जो दूसरा नाम है रेजोनेंस इफेक्ट, और आखिरी जो था आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो है आपके कितने प्रकार के होते हैं? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ये हमें पता होना चाहिए था, ये हमने बताया भी था पिछले लेक्चर में। इसमें जो है मैंने आपको ये भी बताया था, मतलब इट इज अ 4 टाइप्स। पहले तो ये हो गया कि इट इज अ 4 टाइप्स, ये 4 प्रकार के होते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसमें जो है ऊपर के 3 एबव 3 मैंने बोला था, जो ऊपर के 3 है बेटा ना, ऊपर के 3 एबव 3 जो है वो परमानेंट इफेक्ट है। जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन एंड मेसोमेरिक, द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट। ये परमानेंट इफेक्ट होते हैं, ठीक है। ये आपको हर जगह दिखाई पड़ेंगे, देखने को मिलेंगे, परमानेंट इफेक्ट होते हैं। और जो 4th नंबर है आपका, ये जो 4th नंबर है आपका, ठीक है ना, ये जो 4th नंबर है, ये जो आपका टेम्परेरी इफेक्ट है, ये आपका टेम्परेरी इफेक्ट है, ठीक है ना। तो जैसा कि हम लोग ने इंडक्टिव इफेक्ट पे बात किया था, ऑर्डर ऑफ प्लस आई माइनस आई पे बात किया था, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ के कुछ क्वेश्चन हमने जनरली किए थे, ठीक है। अभी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, चैप्टर खत्म होने के बाद मैंने आपको बोला है करेंगे हम लोग, जो क्वेश्चन हमारे आ चुके हैं, ठीक है, वो करेंगे। अब जो नया टॉपिक हमारा है हाइपर कंजुगेशन, बिल्कुल सिंपल तरीके से सोचना है, इसमें ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत ही नहीं है ना। हाइपर कंजुगेशन को आप जनरली देखना है और जैसे बता रहे हैं आप वैसे ध्यान रखिएगा ना। तो हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, ठीक है, कैसे करते हैं, क्या बताने के लिए किया जाता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सेकंड पॉइंट आपका हाइपर कंजुगेशन है, आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा ना, हाइपर कंजुगेशन की बात कर रहे हैं। तो अब यहां से लेक्चर हमारा स्टार्ट हो रहा है, रिकॉलिंग थोड़ी सी होगी, हाइपर कंजुगेशन की बात हो रही है ना, हाइपर कंजुगेशन की, इसको पूरा ही मिटा देते हैं, हाइपर कंजुगेशन की बात हो रही है। हाइपर कंजुगेशन की बात हो रही है ना, ध्यान रखिएगा। अब ये जो है पहले तो इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस है, ये नो बॉन्ड रेजोनेंस है बेटा, नो बॉन्ड रेजोनेंस इसको बोला जाता है। हाइपर कंजुगेशन जो होता है ये नो बॉन्ड रेजोनेंस होता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस मतलब इसमें पाई बॉन्ड नहीं होती, इसमें सिग्मा बॉन्ड को डीरिप्लाइज किया जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग बात करेंगे। तो हाइपर कंजुगेशन को मेनली हम लोग 3 तरीके से देखते हैं, 3 तरीके से, वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना ना, हाइपर कंजुगेशन को 3 तरीके से देखा जाता है। पहला कंडीशन क्या है, एक एक करके बात करेंगे। हाइपर कंजुगेशन ड्यू टू कार्बोकैटायन, सॉरी ड्यू टू एल्कीन, पहले एल्कीन में देखेंगे, एल्कीन के केस में हाइपर कंजुगेशन कैसे लगता है। दूसरी कंडीशन है हाइपर कंजुगेशन ड्यू टू कार्बोकैटायन,
कार्बोकेटायन, और तीसरा है जो है आपका हाइपर कंजुगेशन ड्यू टू फ्री रेडिकल, हाइपर कंजुगेशन ड्यू टू फ्री रेडिकल। इन तीनों केस में हाइपर कंजुगेशन के तहत ही हम लोग स्टेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। तीनों केस में हाइपर कंजुगेशन दिखाया जाता है, मतलब ठीक है ना। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, जनरली हम लोग एल्कीन केस में बात करते हैं ना, और लेकिन हम यहाँ पे तीनों केस लेंगे ना। जो मेन कंडीशन है वो क्या है, कैसे है, थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। तो हम लोग एक एक करके सभी केस पर बात करेंगे ना, एल्कीन की केस में, कार्बोकेटायन की केस में, और फ्री रेडिकल की केस में, सब पर बात होगी एक एक करके, सब पर एक एक करके बात होगी। अभी हम करते क्यों हैं, तो ये हमें पता है, सभी बच्चे जानते हैं कि हम लोग कंपाउंड की स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं कि कंपाउंड स्टेबल है, कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, किसकी कम है। क्वेश्चन हर साल आते हैं इस पे, हर साल आप पेपर उठा के देख लो, हाइपर कंजुगेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन मिलेगा आपको बोर्ड कंपटीशन एग्जाम में ना। तो कहने का मतलब ये है कि इसको बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है और हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप इसको जो है, इसके टाइप्स कितने हैं भैया, 3 टाइप से हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो पहला टाइप मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। पहला टाइप जो है क्या है, वो आपका है हाइपर कंजुगेशन ड्यू टू एल्कीन। तो मैं आपके सामने कुछ एल्कीन के, जैसे एल्कीन से रिलेटेड कुछ फिगर बनाने जा रहा हूँ, थोड़ा आप ध्यान रखिएगा ना। एल्कीन से रिलेटेड कुछ फिगर बनाने जा रहा है, जैसे कैसे देखते हैं पहले ये पता करना है, इसकी एसेंशियल कंडीशन क्या है। जैसे कभी कभी ये ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कितने होंगे। तो मेरी बात को ध्यान रखना, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ये बात नोट करना है। हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कितने होंगे, अगर आपसे पूछता है तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। सीधी सीधी बात है, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। जितने जो है अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही इसके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनते हैं। स्ट्रक्चर आपसे पूछेगा नहीं ना, तो आपको ये ध्यान रखना कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, और बिल्कुल आसान होता है अल्फा हाइड्रोजन की काउंटिंग करना। अभी मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है, सीधी सीधी बात है। इस कंपाउंड के कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। अच्छा भैया आपने गिनती कर लिया अल्फा हाइड्रोजन, इसमें इतने अल्फा हाइड्रोजन है, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसके स्ट्रक्चर उतने बनेंगे। जिसको बना के देखना है वो देख ले, उतने ही आएंगे, और स्ट्रक्चर आपसे पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो ये ना कंडीशन ही है। अब हमारे पास जैसे मान लो कि इसमें कैसे करेंगे, जैसे मान लो मेरे पास एल्कीन है, सपोज करो मैंने एल्कीन ले लिया, कुछ फिगर मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मान लो मैंने ये ले लिया, एक CH3 लिया। तो हाइपर कंजुगेशन की एक एसेंशियल कंडीशन है कि जब भी हाइपर कंजुगेशन के तहत हम स्टेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, एक बात ध्यान रखना, हाइपर कंजुगेशन के तहत जब भी हम स्टेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं तो उसकी एक एसेंशियल कंडीशन है कि कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है बेटा, वो sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के रिस्पेक्ट में जितने अधिक अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी अधिक होगी, सीधी सीधी बात है। जैसे मान लो ये मेरे पास ये पहला फिगर है, फिगर नंबर 1। फिगर नंबर 2 मैंने मान लो मैंने ये ले लिया एग्जांपल, ठीक है, मैंने ये एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे ऐसे ले लिया CH3 H। अभी मैं बहुत सारे फिगर बनाऊंगा, आप टेंशन मत लेना ना, फिलहाल अभी मैं समझाने के लिए आपको बना रहा हूँ। मैंने आपके सामने ये फिगर ले लिया, ऐसे ले लिया, मैंने आपके सामने ऐसे ले लिया, ठीक है, मैंने आपके सामने ऐसे ले लिया, ये फिगर नंबर 3 हो गया। और मैंने आपके सामने एक अगला फिगर ये ले लिया जो कि ये है ना। तो आपके सामने ये 4 स्ट्रक्चर हैं, और अगर मैं आपसे ये कह दूं कि आप इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताएं क्या होगा, तो क्या होना चाहिए, कैसे स्टेबिलिटी ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। बिल्कुल सिंपल फिगर दिया है, अभी हम लोग सारे बात करेंगे ना। तो इसकी जो एसेंशियल कंडीशन है, जो आवश्यक शर्त जिसको बोलते हैं, वो ये है कि कंपाउंड, अगर एल्कीन में स्टेबिलिटी की बात हो रही है, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन लगाना है, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। तो ये आपको ये देख लेना है कि यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कौन से हैं। तो मैंने देखा कि ये कार्बन जो डबल बॉन्डेड है, ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। अब इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के रिस्पेक्ट में आपको अल्फा हाइड्रोजन चाहिए।
और बेटा अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन के साथ मिलेगा आपको, अल्फा कार्बन के साथ रहने वाला जो हाइड्रोजन होता है वही अल्फा हाइड्रोजन होता है, एक बात ध्यान रखना। इंडिविजुअल में कहीं अल्फा हाइड्रोजन है तो फिर वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, मेरी बात को ध्यान सुनना, अल्फा कार्बन के साथ रहने वाला जो हाइड्रोजन होता है वो अल्फा हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो भैया हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये वाला कार्बन तो अल्फा है, पहला कार्बन अल्फा होता है, ये वाला भी अल्फा है, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला भी अल्फा है, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला भी अल्फा है। मतलब अगर कोई आगे जुड़ा होता तो बीटा होता, हमें अल्फा से मतलब है, बीटा से मतलब नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन की काउंटिंग करनी है। तो मैंने देखा कि मेरे पास इस फिगर में, इस कंपाउंड में जो मुझे दिखाई पड़ रहा है, इसमें टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 12, 3 3 6 3 9 3 12 अल्फा हाइड्रोजन इसमें देखने को मिल रहे हैं, 12 अल्फा हाइड्रोजन। इस वाले में 12 अल्फा एच आपको दिखाई पड़ रहा है, ध्यान से देखें। इसमें आ गए तो यहां पर मैंने देखा ये sp2 है बेटा, ये भी sp2 है, और इसके रिस्पेक्ट में ये वाला जो है अल्फा कार्बन है और ये वाला अल्फा कार्बन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, यहां पर भी 3 हाइड्रोजन। ये तो इस कार्बन की वैलेंसी पूरी कर रहा है। ये जो H है वो अल्फा H नहीं है, मैंने आपको पहले बताया अल्फा कार्बन के साथ रहने वाला जो हाइड्रोजन होता है वो अल्फा हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे कोई अल्फा कार्बन नहीं है। ये हाइड्रोजन तो इस कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर रहा है। इसका मतलब हमारे पास जो अल्फा हाइड्रोजन है इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अब आगे की बात करें तो मैं इसमें देखूं तो ये कार्बन मेरा sp2 है बेटा, और ये वाला कार्बन भी sp2 है, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला कार्बन अल्फा है, ये वाला भी अल्फा है, ये वाला भी अल्फा है, ठीक है। ये तो H, ये तो अल्फा यहाँ पे है नहीं, तो 3 3 6 और 3 9 अल्फा हाइड्रोजन मेरे पास यहाँ पे मिले, ठीक है, कोई बात नहीं, 9 अल्फा हाइड्रोजन मिल गए। और अगर मैं इसमें बात करूंगा तो आप देखें जरा देखें तो ये कार्बन आपका sp2 है, ये वाला कार्बन भी sp2 है, इधर कोई अल्फा H नहीं है, इधर भी कोई अल्फा H नहीं है, इधर भी कोई अल्फा H नहीं है, यहां पर अल्फा H है। कितने अल्फा H है? 3 अल्फा H है। तो इस फिगर में 3 अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि बोर्ड मेरा छोटा सा है तो आप ऊपर मैं लिख दे रहा हूं 3 अल्फा H यहां पर है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अल्फा H की संख्या पहले वाले में सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेबिलिटी जो है हमारी सबसे ज्यादा किसकी होगी? पहले वाले की होगी, क्योंकि इफ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस देन आल्सो इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कंपाउंड। इफ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस देन आल्सो इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कंपाउंड, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखनी है। तो इस आधार पे जो इसका आंसर होगा बेटा वो क्या होगा, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, यहां पे लिख दे रहा हूं। अगर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करूं तो इसकी जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें, ठीक है ना, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी मामला फंसता है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा होगी पहले की, उसके बाद होगी आपके पास जो है, इसमें कितने आ रहे हैं, इसमें थर्ड में आएंगे 9 अल्फा है, ये हो जाएगा थर्ड की। उसके बाद जो है आप इसमें आएंगे, इसमें आ रही है 6 अल्फा H, तो ये आपका हो जाएगा सेकंड, और उसके बाद होगा आपका फोर्थ। तो ये आपका ये आंसर होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी, ठीक है। यदि अल्फा हाइड्रोजन की संख्या घटती है एल्कीन में तो उसकी स्टेबिलिटी भी घटेगी, सीधी सीधी बात है। इफ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस देन आल्सो इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कंपाउंड, ठीक है। तो ये कंडीशन है। आप पहले इस फिगर का स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं कुछ क्वेश्चन आगे करवाता हूं आपको। तो ये था हमारा ना बेटा। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो आपने जैसा कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आगे हम बढ़ते हैं। इसमें हमने एक बात आपसे बोली, आप उसको नोट डाउन कर लेंगे। बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। फिगर देख के आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है, आराम से आप काम करेंगे, जल्दीबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको ना। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास मैंने क्या बोला, पहले वो कंडीशन तो आप लिख लें कि इफ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, इफ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन increases then also increases stability of its compound, stability of its compound, ठीक है ना, of its compound। यदि अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी उसकी बढ़ेगी। एल्कीन की केस में ये कंडीशन आपके पास दिमाग में होनी चाहिए, जैसा कि हमने अभी क्वेश्चन किया ना। तो ये कंडीशन है। अब जैसे आप इसको लिख लें ना, तो फिर हम आगे बढ़े। अब इसको लिख लें तो फिर हम आगे बढ़े ना। तो अब हम कुछ क्वेश्चन, तो
आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। तो इसमें अब कुछ क्वेश्चन हम लोग करें, फिर वहां से बात समझ में आएगी कि क्या हो रहा है। अभी तो जनरल क्वेश्चन था ना, तो ये जो जनरल क्वेश्चन है इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ अच्छे क्वेश्चन लेते हैं। अच्छे क्या मतलब बेसिक क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, ठीक है। मान लो मेरे पास ये फिगर है, ऐसा होगा एक, ये पहला है। दूसरा जो है मैंने ये ले लिया, घबराएंगे नहीं आप फिगर को देख के। मान लो ये सेकंड है आपके सामने। तीसरा फिगर मैंने आपके सामने ये ले लिया, इसको ऐसे बनाते हैं कुछ। एक तो ये ले लिया मैंने, मान लो थर्ड फिगर मैंने ये ले लिया आपके सामने। फोर्थ फिगर मैंने आपके सामने ये लिया, मान लो ऐसे ले लिया। फिफ्थ फिगर मैंने आपके सामने ये ले लिया। थोड़ा सा आप जो है ध्यान रखेंगे, मान लो ऐसे फिगर हमारे सामने आ रहे हैं, ऐसे फिगर हमारे सामने आ रहे हैं, तो हमें क्या करना है? तो स्टेबिलिटी बतानी है, इसमें सिंपल जनरल बात है। सब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जेईई ने पूछा था, इन दोनों को देके पूछ दिया था किसमें हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, किसमें नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर अल्फा हाइड्रोजन, कम से कम एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम होनी चाहिए। किसी भी एल्कीन को हाइपर कंजुगेशन फॉर्म को दर्शाने के लिए एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर दर्शाने के लिए कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, कम से कम एक तो होना ही चाहिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। और मैक्स टू मैक्स 12 अल्फा हाइड्रोजन मिलते हैं आपको, इससे अधिक आपको नहीं मिलते हैं। कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा आपको 12 मिलते हैं फिगर में देखने को, इससे ज्यादा आपको अल्फा हाइड्रोजन देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, तो हमें इस पे चर्चा नहीं करनी है, सिर्फ ये देखना है कि किसके पास कितने हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं इस कार्बन की, तो मैंने देखा इस कार्बन ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। फिगर को देख के घबराने की आवश्यकता नहीं है ना। अब इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये वाला जो कार्बन है वो अल्फा है, ये वाला कार्बन भी अल्फा है। अल्फा कार्बन को पहले पॉइंट आउट करें आप, और ये वाला कार्बन आपका बीटा है, ये बीटा कार्बन है। हमें बेटा बीटा कार्बन से कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ अल्फा कार्बन से मतलब है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, हमें सिर्फ अल्फा कार्बन से मतलब है। तो यहां पर 3 है, 3 कैसे? क्योंकि ये कार्बन है तो CH3 हो जाएगा। थोड़ा फिगर को अब इस तरीके से देखना सीखे, कुछ जनरल फिगर तो मैंने पहली बार लिख दिया था, अब इस तरीके से देखना। तो यहाँ पे C है तो CH3 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा। 2 और 2 4, 4 3 7। ये H नहीं है, अल्फा H, क्योंकि ये इंडिविजुअल हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन यहाँ पे नहीं है। तो 3 2 5 2 7, इसके पास 7 अल्फा H है, ठीक है। 7 अल्फा H मार्क कर लिया हमने, 7 अल्फा H मार्क कर लिया हमने। ये दोनों फिगर आइडेंटिकल बन गए, ये वाले फिगर और बेटा ये वाला फिगर तो आइडेंटिकल ही, पहला और दूसरा। यहाँ पर इसको H हटा लो, इस H को हटा लो यहाँ से ना, ऐसे कर लो, क्योंकि दोनों फिगर सेम हो जाएंगे फिर। अब अगर इसमें मैं बात करूं, इसमें मैं बात करूं, तो ये कार्बन मेरा sp2 है और ये कार्बन भी मेरा sp2 है। इसके लिए ये वाला कार्बन अल्फा है, ये वाला अल्फा है, ये वाला अल्फा है और ये वाला अल्फा है, ये वाला बीटा है और ये वाला बीटा है, ठीक है। कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 3 और 3 6, 6 2 8, 8 2 10, यहाँ पर 10 अल्फा H मिल रहे हैं देखने को आपको, 10 अल्फा H मिल रहे हैं। इस वाले में 7 आया, इस वाले में 10 आया, ठीक है, अच्छी बात है। इसमें देख लेते इसमें क्या स्थिति है। बिल्कुल अलर्ट हो जाना, ये क्वेश्चन देखने में बिल्कुल आसान लग रहा है इसको, लेकिन जेईई ने पूछा हुआ था, और जो बच्चे देखे होंगे ध्यान होगा तो उनको पता भी होगा कि क्वेश्चन आ चुका है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो ये कार्बन CH2 हो गया, यहाँ पे आप लगाओगे C और H, कार्बन की वैलेंसी पूरी करोगे। तो ये कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बिल्कुल सही है। इधर तो राइट साइड में कोई H नहीं है, कोई अल्फा H नहीं, कोई कार्बन नहीं जुड़ा हुआ, इधर तो कुछ भी नहीं है। लेफ्ट साइड में आए तो यहाँ पर ये कार्बन है, ध्यान से देखना, यहाँ पे कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है। तो ये कार्बन है तो ये CH3 हो गया। मैं स्ट्रक्चर को खोल रहा हूँ थोड़ा सा ताकि आपको समझ में आए। ये CH3 हो गया और ये CH3 हो गया। ऐसे अगर स्ट्रक्चर को खोलना चाहें तो ये प्रॉपर तरीके से खुल गया, लेकिन देखना आपको इसी तरीके से बोर्ड लाइन में आप आदत डाले देखने की, नहीं तो प्रॉब्लम गलत होगी आपकी पक्का। क्योंकि बच्चे जनरली इस रूप में देखना चाहते हैं, कार्बन हाइड्रोजन में फिगर आ जाता है ऐसे, नहीं, थोड़ा ध्यान रखिए। अब ये कार्बन आपका sp2 है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला कार्बन अल्फा है, अगर ये अल्फा है तो ये वाला बीटा होगा, अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, ये होगा। फर्स्ट इज अल्फा, सेकंड इज बीटा, फर्स्ट इज अल्फा, सेकंड इज बीटा, फर्स्ट इज अल्फा, सेकंड इज बीटा, ठीक है। अब मुझे जरा ये बताएं कि क्या इस कार्बन के पास अल्फा H है?
नहीं है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, चारों बॉन्ड कंप्लीट है, यहाँ पर कोई भी H नहीं है, यानी कि यह जो कंपाउंड है, दिस कंपाउंड विल नॉट शो हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर, दिस कंपाउंड विल नॉट शो हाइपर कंजुगेशन बिकॉज एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यह कंपाउंड जो है अल्फा हाइपर कंजुगेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा क्योंकि इसके पास एक भी अल्फा H नहीं है। दिस कंपाउंड विल नॉट शो हाइपर कंजुगेशन बिकॉज एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। इस बात को ध्यान रखना, ये कार्बन है, इस कार्बन के पास कोई H नहीं है, ये शो ही नहीं करेगा, और जब शो नहीं करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगी। एल्कीन में अगर सबसे कम स्टेबिलिटी वाला कोई कंपाउंड है, एल्कीन में सबसे कम स्टेबिलिटी वाला कोई कंपाउंड है तो वो ये है, ठीक है। तो आपका ये हो गया। ठीक इसी प्रकार से यदि आप देखना चाहें, इसी प्रकार से अगर आप ये देखना चाहें तो ये हो गया CH2 हो गया, ये हो गया CH आपका, और ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, और यहाँ पर है ऐसे। तो ये तो कार्बन आपका sp2 है, ये भी आपका sp2 है ना। जरा आप देखें तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला कार्बन है अल्फा, ये वाला है बीटा, और ये वाला है बीटा। तो इस कार्बन के साथ एक H लगा हुआ है, इस कार्बन के साथ एक H लगा हुआ है, यानी यहाँ पर एक अल्फा H है बेटा ना, एक अल्फा H। इसमें एक भी नहीं था, इसमें एक अल्फा H है, एक अल्फा H है, तो एक अल्फा H है, तो इसके पास बेटा एक अल्फा H है और यहां पर एक भी नहीं है ना। तो कुल मिला जुला के मैंने आपको ये दिखाना चाहा कि इसमें देखो क्या है, कैसे कैसे चीजें हो रही हैं, आपको बिल्कुल जनरली सोचना है। अगर मान लो ये फिगर है मेरा, ये फिगर है मेरा मान लो, ठीक है, ये इस फिगर की मैं बात करूं तो ये फिगर मेरा है, तो ये मेरा हो गया sp2, ये मेरा हो गया कार्बन sp2, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन जो है, ये वाला जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, ये वाला अल्फा कार्बन है, और ये वाला बीटा कार्बन है, ये वाला बीटा कार्बन है। यहां पर आ रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला कार्बन अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है, ये बीटा है, और ये क्या है, गामा है, ये गामा है, ठीक है। तो यहां पर जो हाइड्रोजन की संख्या है, यहां पर जो हाइड्रोजन की संख्या है वो कितनी है, इधर देखो आप, यहां पर एक अल्फा H है, इधर एक भी नहीं है, इधर एक भी नहीं, इधर एक अल्फा H है, ठीक है, इधर एक अल्फा H। तो आपको ये देखना है कि किसके पास कितने अल्फा H है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अब आप कहोगे कि सर जो है इसमें अल्फा H एक है, यहां पर भी अल्फा H की संख्या एक है, ठीक है, अल्फा H की संख्या एक है। तो अब हम कैसे बताएंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। तो बेटा आप एक बात ध्यान रखना, स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर भी यहाँ पे काम करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस इसको बोलते हैं। जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा कार्बन के साथ, स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर हम लोग बोलते हैं जिसको, जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा कंपाउंड में, ठीक है ना, उतना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी जो है डिस्टर्ब होगी। ये बात है ना, जैसे अब यहाँ पे 1 अल्फा H है और यहाँ पर भी 1 अल्फा H है, दोनों जगह अल्फा H की संख्या बराबर होगी, तो बच्चा कंफ्यूज होगा कि सर अल्फा H तो बराबर है और अल्फा H बराबर है तो स्टेबिलिटी बराबर आनी चाहिए, हिसाब से तो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर काम करता है और स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर डिपेंड करता है बल्कि ग्रुप पे, एथिल मेथिल जो ग्रुप लगे होते हैं, जितने ज्यादा एथिल मेथिल ग्रुप लगे होंगे वहां स्टेरिक हिंड्रेंस उतना ज्यादा होगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। इस बात को मैं ध्यान रखना है। तो अगर मैं इस रिगार्डिंग बात करूं इस फिगर में, जैसा अब ये बड़ा भयानक फिगर लग रहा है आपके सामने, ये बड़ा भयानक फिगर लग रहा है, लेकिन आप ये देख रहे हो इसमें मेथिल मेथिल एथिल लगा हुआ है इस कार्बन पे, यहाँ पर मेथिल, यहाँ पर भी मेथिल, मतलब यहाँ पे जो इस कंपाउंड में जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो ज्यादा फैक्टर इफेक्ट कर रहा है। यहाँ पे मान लो 2 मेथिल लगे हुए हैं, ठीक है ना, तो इसकी तुलना में ये वाला इस वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे डिस्टर्बिंग एलिमेंट कम है, यहाँ पे डिस्टर्बिंग एलिमेंट कम है, तो इसकी तुलना में इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। एक बात ध्यान रखिएगा ना। तो ऐसे अगर हमको पॉइंट आउट करना होगा तो हम बता सकते हैं कि इसके पास 10 थे तो सबसे ज्यादा इसका होगा, सबसे ज्यादा सेकंड का होगा, सेकंड का सबसे ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद नंबर आएगा 7th का, तो 7th वाले का मतलब फर्स्ट वाले का हो जाएगा। अब फर्स्ट वाले के बाद आता है हमारा 4th, ये वाला मान लो
थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड वाले को 0 इसका तो सबसे कम होगा। अब उसके बाद हमारा आएगा ये वाला, इन दोनों में बराबर आ रहा है तो बराबर आ रहा है तो इस वाले की ज्यादा होगी, फोर्थ वाले की ज्यादा होगी। उसके बाद आएगा फिफ्थ वाला आएगा, फिफ्थ वाले के बाद आएगा आपका थर्ड वाला आएगा। ऐसे आपका ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। मतलब सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड, इस तरीके से आपका जाएगा स्टेबिलिटी का जो सीक्वेंस है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि मामला स्टेरिक हिंड्रेंस वाला भी फंस सकता है ना। तो ऐसे आप इसको देख के चलेंगे। ऐसे कि आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं, इस पर बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ना। तो जैसे कि मेरा जो है अगला फिगर है आपके सामने, अगर मैं लिखूं जैसे कि आप ये मैंने लिख दिया, तो यहाँ पर क्या करोगे आप ना। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि मान लो मैंने फिगर दिया ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर लगा दिया मैंने CH3, यहाँ पे लगा दिया मैंने CH3, यहाँ पे लगा दिया मैंने H और यहाँ पे लगा दिया मैंने H। एक तो ऐसे कर लिया, और यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे कर दिया मैंने, यहाँ पर भी आ गया तो ऐसे कर दिया। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो ये फॉर्मेशन क्या है एल्कीन का, ये सिस फॉर्म है, ये ट्रांसफॉर्म है, ठीक है ना, ये ट्रांसफॉर्म है। अगर एल्कीन में हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसो में बात करें तो ये सिस और ट्रांसफॉर्म है। अब मान लो इसमें हमें स्टेबिलिटी की बात अगर हमसे हो कि ज्यादा स्टेबल कौन सा है, कम स्टेबल कौन सा है बेटा, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ही फैक्टर लग रहा है। यहाँ पर जो फैक्टर लग रहा है वो स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर है। अब यहाँ पर देखो इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जो दोनों CH3 और सेम साइड में है, यहाँ पर क्या है कि ये जो CH3 वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो, मतलब यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे ग्रुप लगे हुए हैं तो यहाँ पे रिपल्सन होगा, ठीक है ना। तो इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, इसकी स्टेबिलिटी डाउन होगी। यहाँ पर अगर हो रहा है देखो, यहाँ पर पूरी डायरेक्शन में है, यहाँ पे कोई लेना देना ही नहीं एक दूसरे से, काफी दूर दूर है, तो यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन नहीं होगा, इसमें स्टेरिक रिपल्सन नहीं होगा, और रिपल्सन नहीं होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, सेट रहेगी, इसकी स्टेबिलिटी मतलब डिस्टर्ब नहीं होगी। आई बात समझ में। कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये मेरा है, ग्रुप जितने नजदीक होंगे उतना ज्यादा रिपल्सन अट्रैक्शन होगा, तो स्टेबिलिटी वहां पे डिक्रीज करती है, स्टेबिलिटी वहां पे घटती है। ग्रुप जितने अपोजिट जाते हटते जाएंगे, दो एटम्स के बीच में जब डिस्टेंस आता रहेगा तो ग्रुप में डिस्टेंस आएगा तो वो क्या होगी, उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। तो सीधा सीधा बात है कि हमने एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, एक दूसरे के बिल्कुल एंटी पैरेलल है, और एंटी पैरेलल है तो किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस यहाँ पर नहीं है, और डिस्टरबेंस नहीं है तो इनकी स्टेबिलिटी भी डिस्टर्ब नहीं होगी। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो ट्रांस की स्टेबिलिटी है, ट्रांस की जो स्टेबिलिटी है वो इससे ज्यादा होगी। इट मींस सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, आप ऐसे लिख सकते हो। अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात किया जाए तो सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, आप ऐसे इसको फील कर सकते हैं। तो ये जनरल बात है, एल्कीन के केस में हम लोग जो है बात की। तो ऐसे फिगर हमारे सामने रहेंगे एल्कीन के ना, और हमें देखना है और देख के बताना है कि कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है और कौन सी कम स्टेबल है। तो ये तो पहला केस था, ये पहला केस था। ठीक इसी प्रकार से हम कार्बोकैटायन की बात करते हैं, एकदम ध्यान रखना। तो कार्बोकैटायन के केस में भी हम लोग हाइपर कंजुगेशन की बात करते हैं। तो सेकंड केस करने जा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट मतलब इसको देख लें, अब स्क्रीनशॉट लेने की कोई आवश्यकता वैसे है नहीं, बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप आगे बढ़े ना, तो आगे हम बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हाइपर कंजुगेशन। अब अगली हम बात करने जा रहे हैं कि हाइपर कंजुगेशन ड्यू टू कार्बोकैटायन, हाइपर कंजुगेशन ड्यू टू कार्बोकैटायन, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन ड्यू टू कार्बोकैटायन, हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन ड्यू टू कार्बोकैटायन, ड्यू टू कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन के केस में हाइपर कंजुगेशन की बात होने जा रही है ड्यू टू कार्बोकैटायन, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका ये। अब कार्बोकैटायन की बात अगर मैं करूं तो कार्बोकैटायन में आपको पता ही है कार्बोकैटायन में क्या होता है, कैसे होता है, ये सब चीजें तो पता ही है ना। जैसे मान लो कि मेरे पास कोई फिगर है, जनरल फिगर है, मैंने ले लिया आपके सामने फिगर नंबर 1 ऐसे ले लिया, मैंने बोला CH3 CH2 पॉजिटिव, मैंने ये ले लिया। दूसरा फिगर मैंने आपके सामने ले लिया CH3 का होल ट्वाइस CH पॉजिटिव। तीसरा फिगर मैंने ये ले लिया CH3 का होल थ्राइस C पॉजिटिव, ऐसे मैंने ले लिया, ऐसे ले लिया मैंने आपके सामने ना? और मैंने आपसे पूछ दिया कि जरा मुझे बताएं कि इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी है। तो कुछ नहीं करना है आपको, फिगर को ध्यान रखना है, आप इसको ध्यान रखें। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, पहले तो आप इसको ये कार्बन देखो, कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बोकैटायन जो होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं,
कार्बोकैटायन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कार्बोकैटायन जो होते हैं बेटा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, ये तो सभी को पता है। यदि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, यदि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा हो तो वह कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा फिगर है इसमें जो CH3 है और ये CH2 पॉजिटिव है, ये इसमें ये वाला जो कार्बन है वो तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और इसके रिस्पेक्ट में ये वाला कार्बन अल्फा है, ये वाला अल्फा है। तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। इसमें आते हैं तो हमने कहा कि भैया ये सेकंड, ये हमारा हो गया CH3, CH पॉजिटिव हो गया और ये CH3 हो गया, ऐसे हो गया। तो ये भी आपका कार्बोकैटायन है, तो ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन है। यहाँ पे इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे? 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो ये हो गया CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, यहाँ पे C पॉजिटिव हो गया। तो ये जो कार्बोकैटायन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन अगर हम देखें तो इस कंडीशन में इंक्रीज कर रही है ना, यानी कि पहले की कम है, दूसरे की ज्यादा है, तीसरे की सबसे ज्यादा है। ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये तो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो थर्ड इज लेस देन सेकंड इज लेस देन फर्स्ट, ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है स्टेबिलिटी का, ये स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। और हम लोग जैसे जनरली बोलते भी हैं कि टर्सरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल then secondary, tertiary carbocation is more stable than secondary carbocation and secondary carbocation is more stable than primary carbocation। किस आधार पे बोलते हैं? इसी आधार पे बोलते हैं, हाइपर कंजुगेशन के आधार पे बोलते हैं कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज होते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की वजह से बढ़ती है, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है हमारी ना, ये कंडीशन होती है ऐसे, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारी जो स्टेबिलिटी का ये सीक्वेंस हुआ। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इस पे क्वेश्चन कुछ करते हैं ना, फिर क्वेश्चन करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। तो आगे बढ़े अगर हम, तो आगे बढ़े तो नेक्स्ट हमारा जो है वो ये है, फिगर की बात करें अगर तो कुछ हम एग्जांपल ले रहे हैं आपके सामने, और उसको आपको करना है, सोच समझ करके करना है, पॉज करके आपको खुद भी करना है, ध्यान रखिएगा, इसको पॉज करके आपको खुद भी करना है ना। जैसे मान लो कि मेरे पास ये पहला फिगर है, ये पहला है, मान लो ये मेरे पास है दूसरा फिगर, मान लो ये मेरे पास है तीसरा फिगर, मान लो फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ की बात मैं करूं, मान लो ये फोर्थ है मेरे पास, फिफ्थ की मैं बात करूं तो मेरे पास ये फिफ्थ है, सिक्स की मैं अगर बात करूं, मान लो मेरे पास ये सिक्स है, ये सिक्स है। सेवेंथ की अगर मैं बात करूं बेटा तो मेरे पास ये मान लो सेवेंथ है, ठीक है। और एट्थ की अगर मैं बात करूं, एट्थ की मैं बात करूं, मान लो मैंने फिगर कोई ले लिया ऐसे, ये मेरे पास कैसे है। कोई अगर फिगर रिपीटेड हो रहा होगा तो देख लेना ना, रिपीटेड फिगर हो रहा है तो उसको नहीं लेना है, रिपीटेड फिगर को नहीं लेना है। मान लो ऐसे हो गया, ठीक है, ऐसे। तो यदि आप इन्हें समझ लेते हैं तो चीजें क्लियर हो जाएगी, पिक्चर ना, आप इनको अगर समझ लेते हैं तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपकी। एक बार इसको फिगर को ध्यान से देखें और इस पर बातचीत हम लोग करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं क्या करना है, कैसे करना है इसको। मान लो ये कुछ कार्बोकैटायन हमारे सामने इस तरह से रिप्रेजेंट किए गए, दर्शाए गए, दिखाए गए, और इनमें हमसे स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ रहा है कि किसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। तो इस आधार पे हम बताएंगे, किस आधार पे इसकी बात हम करते हैं। तो आपको ये पता है कि यहाँ पे ये जो पॉजिटिव लगा है कहाँ पे लगा है? कार्बन पे लगा है, ये कार्बन है और ये CH3 है, तो ये कार्बोकैटायन है आपका। अब ये कार्बोकैटायन है तो ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है 3, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन आप चुपचाप लिख लें, लिख लिए। यहां पर हम आए तो हमने देखा कि ये जो कार्बोकैटायन था ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड था। इसके रिस्पेक्ट में ये वाला कार्बन अल्फा है और ये बीटा है, ये CH2 है और ये CH3, ये अल्फा है और ये बीटा है, ये CH2 है, ये CH2 है, तो इसके पास 2 अल्फा H हैं, ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये CH2 है, 2 अल्फा H, ठीक है। इसमें आते हैं तो ये कार्बोकैटायन मैंने देखा ये मेरा जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पे ये इसके लिए ये अल्फा कार्बन है, इसके लिए ये वाला भी अल्फा कार्बन है, इसके लिए यहाँ पे इसके पास हो गए 3 और 3 6,
6 अल्फा एच हो गए। बेटा हम इसमें आते हैं तो इसमें अगर देखते हैं तो ये कार्बन मेरा sp2 है, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला कार्बन मेरा जो क्या है अल्फा है, और ये वाला भी कार्बन अल्फा है। तो इधर 3 है और इधर 2 है, इधर 5 अल्फा एच हो गए, 5 अल्फा एच हो गए। इसमें अगर मैं बात करूं तो ये कार्बोकैटायन मेरा जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला अल्फा है, ये वाला अल्फा है, ये वाला भी अल्फा है, इसके पास 9 अल्फा एच हो गए। ध्यान से देखिएगा बिल्कुल ना, 9 अल्फा एच हो गए। यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये कार्बोकैटायन मेरा sp2 है और इसके रिस्पेक्ट में ये वाला जो कार्बन था वो अल्फा था और ये वाला बीटा है, ये वाला बीटा है और ये वाला बीटा है, तो इसके पास तो 0 अल्फा एच है, एक भी नहीं है, यानी सबसे कम स्टेबिलिटी इसी की होगी। इसमें आते हैं तो ये कार्बोकैटायन ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला कार्बन जो अल्फा है इसके पास 1 अल्फा एच है। ध्यान से देखें, यहां पर आया तो ये कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहां पर ये इसके लिए ये वाला कार्बन अल्फा है और ये वाला अल्फा, तो इसके पास 4 अल्फा एच हो गए, 4 अल्फा एच हो गए। तो ये फिगर आपके सामने है, देखो ध्यान से, कितने अच्छे अच्छे फिगर हैं, कितने बढ़िया लग रहे हैं देखने में ना? और सारे फिगर को जो रिप्रेजेंट किया जा सकता है कार्बोकैटायन के फॉर्म में मैंने आपके सामने लिखा, मतलब जो जितना मुझे पता था फिगर के बारे में। अब थोड़ा सा जैसे रिंग से रिलेटेड, साइक्लिक रिंग से रिलेटेड, साइक्लोहेक्सेन, तो वैसे भी फिगर हम लोग ले लेंगे, कुछ एग्जांपल अभी ले लेंगे। हाँ, ये जो है नॉर्मल जो है आपके कार्बोकैटायन थे उसका सारा फिगर मैंने ले लिया वैसे तो एक बार में। अगर इतना आप समझ लिए तो बाकी काम हो जाएगा आपका। तो अब इसको अगर मुझे अरेंज करना तो मेरे लिए बिल्कुल आसान है, इसमें दिक्कत क्या है? आप जो भी अल्फा हाइड्रोजन, जहां जहां पे अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं उनको मार्क कर लें, किसके पास कितने अल्फा एच हैं, और बेटा उसके बाद उसको ऑर्डर में आपको अरेंज करना है जिसके पास जितने अल्फा एच आ रहे हैं ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं सारे अल्फा एच, ये आपको मार्क कर लेना है। आपको मार्क करने के बाद आप जो है इन्हें इंडिकेट कर लें, ठीक है। ऑर्डर आपको लिखना है तो आप ऑर्डर लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑर्डर लिख लो जैसा कहेगा। सबसे ज्यादा किसका होगा भैया? सबसे ज्यादा उसका होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन संख्या सबसे ज्यादा है, यानी कि 5th वाले के पास 9 अल्फा एच है, सबसे ज्यादा तो इसका है। सबसे कम किसका होगा? इस वाले का होगा, 6 वाले का, इसके पास 0 अल्फा एच है। उसके बाद बीच में सारे अल्फा एच आपके पास है, इसके पास 2 है, इसके पास 6 है, इसके पास 4 है, इसके पास 1 है, इसके पास 5 है। तो आप इसको अरेंज कर सकते हैं, ऑर्डर में आप सेट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ें। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ें। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है, आराम से इसको आप जो है नोट डाउन करें ना। आगे बढ़ते हैं। तो ये फिगर हमारे सामने कुछ एग्जांपल हम और लेते हैं आपके सामने, ताकि आपको जो है सहूलियत मिल जाए अच्छी सी कि क्या करना है, कैसे करना है ना? वो सहूलियत आपको मिल जाए, वो सहूलियत आपको मिल जाए। तो जो कंडीशन थी हमारी अगली, जैसे मान लो मेरे पास कोई फिगर ऐसे आ गया। अब जैसे ये एग्जाम में भी दिया था, नीट के एग्जाम में आया था पेपर भी, पिछले साल भी क्वेश्चन आ गया था। जैसे मान लो कि ऐसे लगा दिया, उन्होंने ऐसे कर दिया था, ऐसे फिगर बना दिया, मान लो ऐसे कर दिया, यहाँ पे पॉजिटिव लगा दिया ना, ऐसे कर दिया, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है ना, आपको कोई घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। मान लो ऐसे यहाँ पे लगा दिया, ऐसे कर दिया, ये मान लो ये सेकंड है, मान लो ऐसे फिगर बना सकते हो आपके सामने, आपके साथ कर सकते हो कुछ भी, ऐसे कर दिया, उन्होंने ऐसे लगा दिया, ऐसे कर दिया ना, ऐसे लगा दिया। तो कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बन सकते हैं? तो जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने बन सकते हैं, मैंने पहले बता दिया आपको, ठीक है। कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे या कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो भी हम बता सकते हैं, इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी वो भी बता सकते हैं, सब कुछ बता सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मान लो ये फिगर हमारे सामने आ गया, अब मुझे बताना है कि किसके पास कितने अल्फा एच हैं। तो मैं क्या करूंगा? बिल्कुल आसान है, मैंने आपको करके बता दिया। इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये वाला अल्फा है, ये वाला अल्फा है और ये वाला अल्फा है। तो ऊपर तो 3 अल्फा एच है, यहाँ पे 2 है और इधर 2 है, तो 3 2 5 2 7, इसके पास 7 अल्फा एच है। अभी ये पिछले साल क्वेश्चन था, ये मेरे हिसाब से पिछले साल या लास्ट टू लास्ट ईयर 24 या 25 का क्वेश्चन था। ये ऐसे दे रखा, तो उन्होंने पूछा था कि इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ये कौन ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है, ऐसा बात है। तो ये 7 अल्फा एच है इसके पास। यहाँ की अगर मैं बात करूं
तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके लिए ये अल्फा है, ये अल्फा है और ये अल्फा है। तो 2 2 4 2 6, इसके पास 6 अल्फा एच हो गए, 6 अल्फा एच हो गए। इसमें अगर मैं बात करूं तो ये कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इसके रिस्पेक्ट में ये वाला अल्फा है और ये वाला अल्फा है। तो जरा आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक एच है, छिपा हुआ एच है, यहाँ पर भी एक छिपा हुआ एच है ना। इसके पास 2 अल्फा एच है बेटा, 2 अल्फा एच है, ऐसे हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है, फिगर को देख के बताना है। हम मान लो कि ऐसे ना लगा के ऐसे भी लगा दिया उन्होंने, कुछ नहीं किया, आपको परेशान करना है उनको, उन्होंने किया यहाँ पे लगा दिए प्लस। अब बताओ इसके पास कितने अल्फा एच है, परेशान करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला कार्बन अल्फा है, तो यहाँ पर एक एच है, तो इसके पास 1 अल्फा एच हो गया, क्योंकि ये अल्फा है और ये बीटा है। मैं बीटा से लेना देना नहीं, हमें अल्फा से मतलब है। ये हो गया हमारे पास। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि फिगर आपके सामने पड़े हुए हैं, आपको देख के बताना है और कुछ नहीं करना है। कार्बोकैटायन के केस में आप केवल हाइब्रिडाइजेशन देखो, उसके रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन को पकड़ लो कितने हैं ना। हाँ बस ये ध्यान रखना, अल्फा हाइड्रोजन को पकड़ते समय अल्फा कार्बन होना चाहिए। अल्फा कार्बन के साथ रहने वाला जो हाइड्रोजन होता है वो अल्फा हाइड्रोजन होता है बेटा। इंडिविजुअल में कहीं अगर हाइड्रोजन घूम रहा है, कहीं दिखाई पड़ रहा है, तो वो सिर्फ कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, उसी कार्बन की डबल बॉन्ड वाले कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है वो। फिर उसकी काउंटिंग मत कर लेना, नहीं गलती हो जाएगी आपसे, ठीक है। तो ये कुछ फिगर थे, कुछ एग्जाम्पल थे जिसको मैंने आपको दिखाया। अगर इतना एग्जाम्पल आपने समझ लिया है, सही से समझ लिया है, पकड़ लिया है, तो 100% ये गारंटी है कि कार्बोकैटायन से रिलेटेड जो भी फिगर आपके सामने रिप्रेजेंट किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपसे जो है सेट हो जाएंगे। क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपका थोड़ा सा क्लियर है तो फिगर कैसा भी होगा आप पकड़ लोगे ना। स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर तो नहीं लग रहा है, कहीं अल्फा हाइड्रोजन सेम हो जा रहे हैं तो वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर तो नहीं लग रहा है। स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर के लिए सीधा सीधा आप ये देखना बल की ग्रुप है या नहीं है, कहाँ पे मेथिल एथिल ग्रुप कम लगे हुए हैं, जिसमें मेथिल एथिल ग्रुप कम होंगे वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, कम होगा। जहाँ पे ज्यादा लगेंगे वहाँ पे ज्यादा होगा। तो जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा वहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। सीधी सीधी बात है। जैसे सिस और ट्रांस की मैंने बात किया, तो सिस ट्रांस में क्या, सिस में क्या, सेम ग्रुप सेम साइड में है, तो सेम साइड में ग्रुप होने की वजह से वहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा हो गया। ग्रुप साथ में होंगे तो रिपल्सन ज्यादा होगा, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। अब ग्रुप एंटी पैरेलल चले गए तो उनके बीच में डिस्टेंस हो गया, वहाँ रिपल्सन कम हो गया। तो ऐसी बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको ना। तो ये है, तो इसको आप जो है स्क्रीनशॉट लें इसके, इस प्रॉब्लम को, क्योंकि प्रॉब्लम देखो प्रॉब्लम में ही मेन है ना। अगर आपने उसको सही से पकड़ लिया, आपको करने आता है, स्मार्ट वर्क आपका है तो सही है, पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क जो करते हैं उन्हीं का जो है क्या कहते हैं क्वेश्चन सही होता है ना। तो आपको क्वेश्चन सही करना है, एनी हाउ कैसे भी मेरा क्वेश्चन सही हो, बस ये बात ध्यान रखनी है। तो ये हमारा था हाइपर कंजुगेशन ड्यू टू कार्बोकैटायन, ठीक है। तो बेटा मैं अगला जो है ना, अब फ्री रेडिकल की अगर मैं बात करूं तो देखो कुछ नहीं है, इसको अलग से मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। अब मेरे लिए एक काम करिएगा, ठीक है, मेरे लिए काम करिएगा, आप हेडिंग डालेंगे हाइपर कंजुगेशन ड्यू टू फ्री रेडिकल। मेरी बात तो समझे, हाइपर कंजुगेशन ड्यू टू फ्री रेडिकल, आप ऐसे हेडिंग डालेंगे मेरे लिए, क्योंकि इसके लिए अलग से टॉपिक बनाना, इसके लिए अलग से जो है लेक्चर लेने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है ना। आप हेडिंग डालेंगे हाइपर कंजुगेशन ड्यू टू फ्री रेडिकल। मेरी बात समझ में आ रही है। और जहां जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाए हैं, जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाए हैं, उन सारे एग्जाम्पल को आप दोबारा बनाएंगे और वो हर कार्बोकैटायन के पास आपको क्या लगाना है, रेडिकल लगाना। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसकी बात करूं तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस कार्बोकैटायन को हटाया, मैंने यहाँ पे लगा दिया रेडिकल। मैंने इस कार्बोकैटायन को हटाया, मैंने यहाँ पे लगा दिया रेडिकल, ठीक है ना। और मैंने इस कार्बोकैटायन को हटाया और मैंने लगा दिया यहाँ पे रेडिकल। मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो जहां जहां पर कार्बोकैटायन थे, जहां जहां पे कार्बोकैटायन थे वहां वहां पर आपको क्या करना है, रेडिकल लगाना है। जितने भी एग्जांपल मैंने दिए अभी पीछे से लेके यहां तक, ये मैंने आपको समझाने के लिए दे दिया, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे लिखा हुआ है तो वहां वहां पे आपको रेडिकल लगाने हैं। सब कुछ कंडीशन वही है ना। अब जब रेडिकल लगा लिए तो मुझे पता है कि जो हमारा रेडिकल होता है, जो मेरे फ्री रेडिकल होते हैं, वो तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, तो पहले ही पता है, ये होमोलिटिक क्लीवेज से हमें पता लग चुका है पहले भी।
होमोलिटिक क्लीवेज से जो हमारे फ्री रेडिकल होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, ये हमें पता है। तो रेडिकल हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, बस केवल फिगर में अंतर आ गया। वहां पे मैंने C पॉजिटिव लिखा था, यहाँ पे मैंने डॉट लगा दिया, यहाँ पर मैंने रेडिकल लगा दिया। तो आप ये काम मेरे लिए करेंगे, मैं जो आपसे बोल रहा हूँ क्या करना है, जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाए थे, जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाए थे, उन हर एग्जाम्पल को दोबारा लिखना है, ये हेडिंग डालना है, उसके हर एग्जाम्पल को दोबारा लिखना है, और दोबारा लिखने के बाद आपको हर जगह पे डॉट रेडिकल लगाना है, और रेडिकल लगाने के बाद ये जो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या है वो बराबर ही आएगी इस केस में भी, क्योंकि ये कार्बन sp2 है तो अल्फा हाइड्रोजन तो सब में बराबर आएंगे, सेम आएंगे। रेडिकल हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता ही है, ठीक है। तो हमारे ये रेडिकल का केस भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बेटा ये मैं जो बात बोल रहा हूँ, जाते जाते मैं आपसे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आप ये हेडिंग डालेंगे थर्ड कंडीशन, और उसके बाद कार्बोकैटायन के सारे एग्जाम्पल को रेडिकल फॉर्म में लिखने हैं, और लिखने के बाद आप एक जगह उसको नोट डाउन कर लें, आंसर सेम आएगा, केवल फॉर्मेट अलग आ रहा है बस। यहाँ वहां पे कार्बोकैटायन था, यहाँ पे रेडिकल लगा दिया मैंने, बस, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी, दैट्स ऑल। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।